मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पंडित श्रीराम शर्मा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्रीराम शर्मा जी देश को आजाद कराने के लिए जनमानस को तैयार करने हेतु उन्होंने एक अखबार को एक सशक्त माध्यम मानते हुए 18 मार्च को उर्दू भाषा में जो हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था, जिसको अभी हमने आपके सामने है उसको लॉन्च भी किया है, जो आज हरि तिलक के नाम से निरंतर जारी है। भाइयों, जो लो पंडित श्रीराम शर्मा जी ने जलाई थी वो आज भी समाज के अंधेरे को दूर कर लोगों को रास्ता दिखाने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है कि आज इनके प्रकाशन की 101वीं वर्षगांठ भी है। इसके विशेष अंक का विमोचन आज हुआ है और इसका विमोचन करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति भी हुई है। मैं इसके संपादक प्रदीप भारद्वाज जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो इस मिसाल को निरंतर आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इस यात्रा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्रीराम शर्मा जी का राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा और समृद्ध रहा है। वह 1937 से 1962 संयुक्त पंजाब की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1952-1959 तक पंजाब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे 1960 से 61 में पंजाब विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा के 2 बड़े नेता भी शामिल हैं, यानी वो दिल्ली में प्रचार करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में नारायणगढ़ शुगर मिल को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जब जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें बेगास की ब्रिकेट बनाकर हरियाणा के थर्मल पावर प्लांटों और अन्य उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है। इस चीनी मिल की वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार आया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसी तर्ज पर प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की जाए। इससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार आ सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य में सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों एवं किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता में लगातार सुधार पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान पेराई सत्र 2024-25 में 13 जनवरी तक शुगरफेड से संबंधित सभी सहकारी चीनी मिलों ने कुल 113.56 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए औसत चीनी रिकवरी 8.70% के साथ में 9.18 लाख क्विंटल चीनी की उत्पादन किया है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता के लिए ईडी के केस चलाने की इजाजत देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल पर केस चलेगा तो जो सच्चाई है वो लोगों के सामने भी आएगी।
इस चलेगा तो जो सारी सच्चाई है वो भी सामने आएगी और लोगों को पता लगेगा कि व्हाट इज व्हाट। चुनाव में तो देखिए बिल्कुल जो केजरीवाल जी है और उनकी आम आदमी पार्टी है वो आखिरी सांसें ले रही है। उनका चेहरे से मुरझाए हुए और लटके हुए चेहरे इसका साफ इशारा करते हैं। तो चुनाव तो उनका खत्म है। पहलवान जब कुश्ती में नीचे गिरा हुआ होता है ना तो भी कहता है कि नहीं मैं जीतूंगा, पर वो जो गिर चुका वो गिर चुका। मनमोहन सिंह को जिसको प्रधानमंत्री होते हुए भी बतौर प्रधानमंत्री काम नहीं करने दिया गया और उनकी सारी शक्तियां, उनकी सारी विजडम की सारी बुद्धिमत्ता पर इन्होंने अंकुश लगा के रखा, तो उनसे तो किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं, सरकार पूरी निगाह रखे हुए इसके ऊपर। हमारे काबिल मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हर एक चीज की ध्यान रखे हुए हैं और जो आवश्यक होगा वो करेंगे। इंदिरा भवन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को लेकर उठी मांग पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे लोग परेशान है। उन्होंने कोई आम जनता की कोई ख्याल नहीं रखा। घोषणाएं तो बहुत की लेकिन उनकी कोई धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आएगी। देखिए इलेक्शन कमीशन तो अपना काम करता ही है, कोई भी हो, सीएम साहब हो चाहे कोई दूसरा साहब हो, तो वो तो अपनी कार्रवाई करेगा। जो कानून की उल्लंघना करेगा, आचार-संहिता को तोड़ेगा तो उस पर वो तो एक्शन तो लेगा। पहले से तय था, पहले से तय है परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के अंदर, और परिवारवाद की बात करते हैं, उसी से कार्यकर्ताओं की आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। वहां कार्य तो कोई है नहीं, परिवारवाद की तारीफ करो और आगे बढ़ो। उधर भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। देश भर में चलने वाले इस अभियान के तहत पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और बीजेपी प्रदेश सचिव और अभियान के प्रदेश सह संयोजक सुरेंद्र आर्य ने बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जनता को जागरूक करके यह बताया जाएगा कि बीजेपी ने सही मायने में बाबा साहेब और संविधान का सम्मान किया है। साथ ही सुरेंद्र आर्य ने बताया कि 17 जनवरी को हिसार के पार्टी कार्यालय में संविधान जागरूकता कार्यक्रम होगा, जिसमें सांसद एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मुख्य वक्ता होंगे। विषय इन दिनों में एक राष्ट्रीय अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है संविधान गौरव अभियान। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर ये हम सब का दायित्व है कि संविधान की गौरवमयी गाथा, उस संविधान के निर्माताओं का मान सम्मान करते हुए जन जन के बीच में जाए और इस संविधान की 75 वर्षों में जो गौरवमयी यात्रा रही है उसकी जानकारी हम हर जन साधारण तक पहुंचाएं। अभी पिछले 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा के द्वारा की गई थी। के साथ साथ 2-2-3-3 सहयोगी हैं। ये उधर कुरुक्षेत्र के विकास की आधारशिला रखने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की सोच के रचयिता भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की 27वीं पुण्यतिथि पर समाज के हर व्यक्ति की और संस्था को जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इस संकल्प के साथ में भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा का कुरुक्षेत्र बनाने पर विचार और मंथन किया गया। बता दें कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 27वीं पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सदाचार स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, पंडित सतपाल ने नंदा स्मारक के परिसर में पौधारोपण किया और इसके उपरांत विश्वविद्यालय की तरफ से तैयार किए गए वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया।
शेखर जोशी का भी, देवा जी का भी, वृंदर सिंह जी का, सभी का मैं धन्यवाद दूंगा। खासतौर से एक बात और भी कहूँगा, नंदा जी को यहाँ पर लाने में सबसे बड़ा योगदान सर्वनाथ जी के पिताजी का था और हमारे आदरणीय श्री आत्मीय नंदा जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनके द्वारा यहाँ लाए गए उनको, कोई आज हम सबका सौभाग्य है बुजुर्गों के द्वारा यहाँ पर नंदा जी को लाया गया। मैं उनको भी यहाँ पर नमस्कार दूंगा जिन्होंने इतना बड़ा हमें मार्गदर्शन दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए आज प्रधानमंत्री नंदा जी के सबके सामने करता हूँ और ये कहूँगा उनके दिखाए हुए रास्ते में हम सब पे चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत से सम्मानित पद्म विभूषण से अलंकृत श्री नंदा जी की आज पुण्यतिथि है और यह कुरुक्षेत्र के गौरव रहे, भारत के गौरव रहे। इन जैसी दिव्य आत्मा, दिव्य महात्मा, ये धर्मात्मा, परमात्मा और अनेक श्रेणियों में इनकी गणना होती है। जब ये कुरुक्षेत्र आए तो इन्होंने ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की कोशिश की और कीचड़ से सने हुए ब्रह्म सरोवर में देख करके इनकी आंखों में आंसू आ गए। नंदा जी की पुण्यतिथि एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाती है। नंदा जी का सारा जीवन विशेष उपलब्धियों से भरा है। नव जीवन संघ हो, चाहे मानव धर्म मिशन, भारतीय लोक मंच, भारतीय सनातन धर्म, महावीर दल, भारतीय सेवक समाज, अखिल भारतीय साधु समाज, अखिल भारतीय युवा परिषद आदि अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के गठन कर भारतीय समाज को एक नव निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान नंदा जी ने दिया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन भी कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों के विकास के लिए कि किस प्रकार के वो लोग हुआ करते थे। सिर्फ नंदा जी ही नहीं, उस जमाने के बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडर हमारे हुआ करते थे, अगर उनको याद करें, लाल बहादुर शास्त्री या दूसरे लोग, ऑनेस्टी के एक एग्जाम्पल हुआ करते थे और वही नंदा जी में देखने को मिलता है कि सारी जिंदगी पहले उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में लगा दी और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, हमारे देश को आजादी मिली, मंत्री आरती सिंह राव का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दिल के करीब हैं और रेवाड़ी के भालखी माजरा में बनने वाला निर्माणाधीन एम्स वह अपने पिता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बात करके जल्द ही वहां ओपीडी शुरू करवाएंगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। श्याम सेवा समिति ने आज 24 जोड़ियों का सामाजिक विवाह करवाने की सोची है और ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये 22 साल से करते आए हैं सामूहिक विवाह और आज 503 जोड़ियां हो जाती हैं जो 22 सालों में उन्होंने जिनकी शादी करवाई है। तो बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम है और मैं इसका हिस्सा बनके बहुत मेरे को लगता है थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल गया। तक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति के दम पर सत्ता में आई है, जबकि कांग्रेस आज भी हिसाब मांग रही है। कांग्रेस को अभी तक हिसाब नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष मिला है और कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। के सहारे सरकार बनी है, ये काम के सहारे सरकार नहीं बनी। उसका जो हमारे मुद्दे थे पहले, वो आज भी मुद्दे हमारे खड़े हुए हैं प्रदेश में भी और फरीदाबाद को लेकर। हमने जैसे जो हिसाब इस सरकार से मांगा था वो कोई जवाब हमें मिला नहीं। सही है कि मात्र आधा % वोट के अंतर से इनकी सरकार बनी। 58 लाख वोट भाजपा को मिले, लेकिन लगभग 58 लाख वोट कांग्रेस को भी मिले प्रदेश में।
और 22,000 वोट का फेर था। अगर 22,000 वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलते तो आज जितने भाजपा का आंकड़ा था वो कांग्रेस का होता और कांग्रेस की सरकार होती। तो 22,000 यानी 11,000 प्रदेश के अगर मतदाता अगर अपने, तो ये बहुत नजदीकी मुकाबला था। खबर हिसार से है, जहां पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए हिसार सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत करवाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों ने 31 जनवरी 2023 को थाना आजाद नगर में दर्ज हत्या प्रयास मामले में आरोपी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अदालत से जमानत करवाई थी, जिसके बारे में एडिशनल सेशन जज के रीडर की शिकायत पर थाना सिविल लाइन हिसार में 7 जनवरी 2025 को विभिन्न धाराओं में अभियोग अंकित कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस उप अधीक्षक सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता की। रीडर एडिशनल सेशन जज ललित कुमार की शिकायत पर मुकदमा नंबर 9 सिविल लाइन थाने के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी तरीके से जमानत के कागजात तैयार करवाकर जमानत ली थी। इसमें रवि का मुकदमा नंबर 113/2023 में 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था, उसमें फर्जी तरीके से जमानत ली गई थी। आज इन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड दिया जाएगा। मामला क्या था सर? इन्होंने फर्जी कागजात तैयार करके आरोपियों की जमानत ली थी। गांव भरपूर और उपायुक्त मनदीप कौर ने जो है मंगलवार को रात प्रवास कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया और इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीणों तक सभी योजनाओं और सेवाओं का सुलभ और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर गांव में मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व भी उल्लासपूर्वक मनाया गया। उधर पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन के निर्देशानुसार मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए हिसार पुलिस की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हिसार में अलग अलग जगह से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिल बरामद की है। स्पेशल स्टाफ टीम ने 4 आरोपियों को मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है और उनसे 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनको इन्होंने गश्त के दौरान यहाँ पर एयरपोर्ट के नजदीक पकड़ा था और इनका एक अन्य साथी अभी जेल में बंद भी है। ये पहले भी इनमें से 2 आदमी चोरी के अंदर पहले भी जेल में जा चुके हैं और अभी अन्य वारदातों के बारे में तो स्पेशल स्टाफ गहराई से जांच करेगा, उसके बाद बता पाएगा। उधर नारनौल के नागरिक अस्पताल के साथ में बना ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। 18 बेडों के इस ट्रॉमा सेंटर में अनेक मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें एक्सरे मशीन के अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ईसीजी जैसी मशीनें लगाकर रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को नया जीवन दान देने के प्रयास किए जाएंगे। इसके शुरू होने से जो है महेंद्रगढ़ जिले के अलावा साथ साथ लगते राजस्थान के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। देखिए, ये सरकार की पहल है। दक्षिण हरियाणा में ट्रॉमा सेंटर बनाया है और बिल्डिंग बनकर तैयार है और B&R की तरफ से अभी हैंडओवर लेना बाकी है। कुछ चीजें हैं जो अभी बाकी हैं। क्या चीजें बाकी रह रही है? इसकी B&R की तरफ से फायर NOC, कुछ DG सेट और ये सब चीजें अभी बाकी हैं, तो जल्दी पूरी कर ली जाएंगी और सरकार की इंस्ट्रक्शंस आने पर
जिसका उद्घाटन शुरू कर दिया जाएगा। और नारनौल का ट्रामा सेंटर अस्पताल का बनकर तैयार हो गया है। यहाँ आए रोज दुर्घटनाएं होती हैं, इसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। अगर उद्घाटन हो जाए तो लोगों को आम फायदा हो जाएगा। नेशनल हाईवे भी है? हाँ, नेशनल हाईवे है। यहाँ रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर ये उद्घाटन हो जाता है तो इसको हम जनता को बेनिफिट मिल जाएगा। रेफर नान से निरुक्तक करते हैं यहाँ, तो वो मरीज कहीं भी ले जाओ अपनी। और यहाँ पर ट्रामा सेंटर को बने हुए काफी टाइम हो गया है। और यहाँ जो है नारनौल के आजू बाजू में बहुत सारे शहर और गांव लगते हैं, 4 हाईवे लगते हैं और रोजाना कोई ना कोई हाईवे के ऊपर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर जान को खतरा होता है, जिससे लोग उसको लेकर के या तो दिल्ली भागते हैं या फिर जयपुर जाना पड़ता है। और इसको बने हुए काफी दिन हो गए। इसको जितना भी जल्दी से जल्दी मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं कि वो इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाए, जिससे कि ये पब्लिक को फायदा हो, कहीं दूर ना जाना पड़े। और मैं तो सरकार का यही अभिनंदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी शुरू कराए, जिससे कि ये चालू जाए। बिल्डिंग काफी दिनों से बनी हुई है। से है जहां सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रमेश चोपड़ा पर विद्यानगर भिवानी में जानलेवा हमला हो गया। बता दें कि हमलावरों ने घर में घुसकर रिवॉल्वर तान दी थी, जिसके बाद पत्नी की बहादुरी ने अपने पति की जान बचाई। एक फायर किया जो दीवार में लगा। पीछे से पत्नी सीमा ने हमलावर का हाथ पकड़ लिया। देर रात की ये घटना है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज तलाश कर रही है। हमलावर का मकसद नहीं पता चल पाया है कि किस लिए हमला करना चाहता था, लेकिन वो हमलावर फरार हो गया है। बोला था मेरी वहां छिलके डाल के आई है और वो अंदर आ गया। अंदर आते उसने सीधी 3 फुट के दायरे पे थी, उन्होंने सीधी बंदूक तान दी। वो मारने में दबाने वाला ही था, वो मैंने हाथ पकड़ी ऊंची कर ली और वो गोली मेरे ना लग करके ना हमारी सीना झपटी में वो दीवार में लगी गोली। पहले इस दीवार में लगी, फिर दूसरी दीवार में गोली लगी है। दोनों जगह निशान होल के बने हुए हैं। तो ये मामला था। उससे पहले भी आधा घंटा पहले भी वो आया है घर पे पूछने के लिए। ये मकान मैंने किराए पे चाहिए ऊपर का, भाई हमारा ऊपर का किराए पे नहीं है। पहले आया हो, आधा घंटा पहले आया मेरे से भी। उसके बाद फिर मेरे आने के बाद में फिर दोबारा आया है तो उसने गेट बंद था, वो पूरी ताक में था गेट कब खुले मैं कब अंदर बढ़ूं। एक बंदा आया था, मैं जी क्या काम है बताओ। जैसे ना मैं यहाँ तक खड़ी हुई तो उसने एकदम से गन निकाल के मैंने उसका हाथ पकड़ लिया यहाँ से। फिर एकदम से हस्बैंड उठ गए, उन्होंने भी जैसे उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने जैसे वो जो होती है ना गन के जहाँ से गोली निकलती है वो पकड़ ली। फिर जैसे उन्होंने एकदम से वो दबा दी गोली। फिर एकदम ना यहाँ लगी, पता नहीं कहाँ लगी, उस टाइम कुछ नहीं था वो। फिर जैसे हमारी कई देर जैसे हाथापाई होती रही है, वो जैसे रिवॉल्वर में दोबारा वो डाल रहा था गोली। और फिर जैसे ना हमने डालने नहीं दी, जैसे वो एकदम से छीना चिपटी में मैंने गन छीन ली। फिर जैसे उसका नाम पकड़ रहे थे ना तो एकदम से छुड़ा के भाग गया वो। कोई पहचान हो पाई है? नहीं जी, फिर पहले कभी आया यहाँ पे? नहीं, वो बस यूँ बता रहे थे कि आधे घंटे पहले आया था। जो माजी है ना उनको यूँ कह रहा था कि रेंट पे मकान चाहिए। हमें सूचना मिली थी कि विद्यानगर में मकान में किसी बंदे पे फायरिंग हुआ है। तो सूचना पर मौके पे आए तो यहाँ रमेश चोपड़ा जी हैं जिनके ऊपर फायर का अटेम्प्ट हुआ है, मिस फायर हो गया और जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गया। उसमें हमने FIR दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। वो भागते टाइम जैसे कि यहाँ इनका आपस में कुछ संघर्ष भी हुआ है तो मौके पे असला गिर गया था और जो खाली कारतूस वगैरह उसको कब्जा पुलिस में ले लिया है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन में भेजेंगे। अभी CCTV लगातार हमारी कई टीमें इस पर काम कर रही हैं और हम भी देख रहे हैं। तो कुछ सस्पेक्टेड हमें व्हीकल्स मिला है और उसमें प्रोग्रेस जारी है। जल्द अभी इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। फरीदाबाद सेक्टर 37 स्थित एक औद्योगिक इकाई में सोमवार को हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। बता दें कि एलोफिक कंपनी में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसका कारण यह जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए और कई की मौत हो गई। वहीं शिकायतकर्ता लच्छी, जो खुद भी इस हादसे में घायल हुआ था, उसने जो है कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सराय ख्वाजा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।